नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एसपीटी नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हम इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। हम जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको मैप के अंदर भी इसको पढ़ाऊँगा और साथ में हम इसको अच्छे से देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा आता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सेकंड भाग में इसको बांटा गया है अरावली पर्वतमाला। थर्ड भाग इसका आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। चौथा भाग आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो इस प्रकार से राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। और आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसको तैथिस सागर का भाग माना जाता है। और इसके बाद में सेकंड हमारा भौतिक प्रदेश आता है अरावली पर्वतमाला, उसको गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। थर्ड हमारा आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश जिसको तैथिस सागर का भाग माना जाता है। चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसको कि गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। तो आपको ट्रिक वाइज ध्यान रखना है, तैथिस गोंडवाना, तैथिस गोंडवाना। तैथिस सागर का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, गोंडवाना लैंड का, अरावली पर्वतमाला का, और थर्ड कौन सा आता है? तैथिस सागर जिसका पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा आता है गोंडवाना लैंड जिसका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश इसका भाग माना जाता है। तो हमने इसकी बेसिक पढ़े कि किन भागों को किसका भाग माना जाता है। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो शुरू करते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो कि राजस्थान के किस दिशा में पड़ता है? तो आपको ध्यान रखना है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर व पश्चिम दिशा में पड़ता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अंदर पूरे 12 जिले आते हैं जिनको रेगिस्तानी जिले भी बोला जाता है क्योंकि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर टोटल रेत पाई जाती है। रेत होने के कारण उसको रेगिस्तान बोला जाता है। वहाँ पर हरा भरा बहुत कम है, इस वजह से उसको इन जिलों को रेगिस्तानी ज़िले कहा जाता है। इसके अंदर टोटल 12 ज़िले आते हैं। मैं आपको नाम बताता हूँ एक एक करके कौन कौन ज़िले हैं। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जालौर, सीकर, नागौर, जोधपुर व पाली। ये टोटल 12 ज़िले आते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर। अब हम आगे बात करते हैं कि ये 12 ज़िले आते हैं रेगिस्तान के, वो कि राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आपको ध्यान रखना है जो ये 12 ज़िले के अंदर जो रेगिस्तान है वो उनका क्षेत्रफल कितना 58% राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 40% जनसंख्या है जो कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर निवास करती है। अब इसकी लंबाई की बात करें, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की लंबाई कितनी है? लगभग 640 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई लगभग मानी जाती है 360 किलोमीटर। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण किसके द्वारा हुआ है या फिर उसका निर्माण कैसे हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट आता हमारा कि पछुआ पवनों द्वारा उड़ाकर लाई गई बलुई मिट्टी के कारण इसका निर्माण माना जाता है। अगला इसका मुख्य कारण माना जाता है जलवायु परिवर्तन, क्योंकि राजस्थान के अंदर मरुस्थल के अंदर जलवायु का परिवर्तन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो ये भी इसका एक मुख्य कारण माना जाता है। इसके अलावा तीसरा कारण आता है वनों की कटाई। तो वनों की कटाई को भी यहाँ पर मुख्य कारण माना जाता है इसका। अगला आता है अनियमित पशुचारण का परिणाम भी मुख्य
कारण माना जाता है राजस्थान के मरुस्थल प्रदेश बनने के निर्माण में। इसके अलावा आगे बात करते हैं कि आपको ये बात ध्यान रखना है कि यह विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या एवं जैव विविधता वाला मरुस्थल है। आपको ध्यान रखना है कि ये विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या एवं जैव विविधता वाला मरुस्थल है। इसकी बात करें आगे, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को भी दो भागों में बांटा गया है। तो दो भाग कौन कौन से हैं? शुष्क मरुस्थलीय भूभाग जिसके अंदर 4 जिले आते हैं, और सेकंड भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भूभाग जिसके अंदर 8 जिले आते हैं। तो टोटल जिले मैंने आपको कितना बताया? तो 12, उनमें से 4 जिले तो शुष्क मरुस्थलीय भूभाग के अंदर आते हैं। तो वो 4 जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और अर्धशुष्क मरुस्थलीय भूभाग के अंदर 8 जिले आते हैं। तो वो जिले कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली और जालौर। आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा एक और बात करूँ, 25 सेंटीमीटर समवर्ती रेखा राजस्थान के मरुस्थल को 2 भागों में बांट देती है। तो वो 2 भागों में बांटती है। तो मैंने आपको बता दिया 2 भाग कौन कौन सा? शुष्क मरुस्थल प्रदेश जिसके अंदर 4 जिले आते हैं, और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश जिसके अंदर 8 जिले आते हैं। मैं आपको ये बता चुका हूँ। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं सबसे पहले अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भूभाग को भी आगे जाके 4 भागों में बांटा गया है। तो पहले तो हम इसके अंदर तो 4 जिले कौन से आते हैं? शुष्क मरुस्थलीय भूभाग में तो 4 जिले आते हैं, इसको अलग रखते हैं। और जो सेकंड भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भूभाग में 8 जिले आते हैं। तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भूभाग को आगे जा करके 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो वो 4 भाग कौन कौन से हैं? वागड़ शेखावाटी प्रदेश जिसके अंदर 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो एक भाग तो ये हो गया। सेकंड भाग आता है गग्गर क्षेत्र जिसके अंदर 2 जिले आते हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर। तीसरा भाग बांटा गया है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भूभाग का। तीसरा भाग है नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र। और चौथा भाग आता है उसका गोंडवाना या लूनी बेसिन वाला क्षेत्र। तो आपको ये 4 भाग ध्यान में रखने हैं। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो पहला आता है हमारा बांगर या शेखावाटी प्रदेश जिसको कि तोरावाटी या आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर टोटल 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। शेखावाटी प्रदेश के अंदर प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? जहाँ पर या तो पानी आता हो या फिर जहाँ पर नदियाँ का पानी अच्छे से पहुँचता हो। तो यहाँ पर इसको माना जाता है कि प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, क्योंकि पहले यहाँ पर नदियाँ बहती होगी, इसी वजह से इसका निर्माण हुआ होगा। लेकिन अभी वर्तमान में की ओर हम देखें तो वर्तमान में यहाँ पर नदियों का पानी नहीं पहुँचता है शेखावाटी प्रदेश के अंदर। वर्षा जल संग्रहण हेतु यहाँ पर जोहड़ व टाँके बनाए जाते हैं जिनके अंदर वर्षा का जल का संरक्षण किया जाता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब हम आगे चलते हैं, इसका सेकंड भाग पढ़ते हैं, गग्गर क्षेत्र। तो गग्गर क्षेत्र के अंदर 2 जिले आते हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। आपको ध्यान रखना है 2 जिले आते हैं। तो इनके अंदर हम आगे पढ़ते हैं। श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में उत्तरी भागों में विस्तारित है कौन सा? गग्गर क्षेत्र उसको बोला जाता है। यहाँ पर गग्गर नदी मुख्यतः बहती है, इसी वजह से इस क्षेत्र को गग्गर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले में इस नदी के अववाह क्षेत्र को नाली प्रदेश भी बोला जाता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और बात करें कि गग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गग्गर नदी का उद्गम होता है शिवालिक हिमालय की कालका पहाड़ियों से। तो सेकंड भाग हमारा आता है कौन सा? गग्गर क्षेत्र जिसके अंदर 2 जिले आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। आगे हम बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भूभाग के अंदर तीसरा भाग हमारा आता है नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र। तो नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक लवणता
पाई जाती है। आपको ये बात ध्यान में रखना है। सर्वाधिक लवणता क्यों पाई जाती है इस यहाँ की भूमि में? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। कौन कौन सी खारे पानी की झील है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सांवर झील जो कि नागौरी छुमी बटार के अंदर आती है, डिडबाना, डेगाना, कुचामन, ये मुख्यतः खारे पानी की झील है, वो सभी इस वाले क्षेत्र में आती है। इसी वजह से यहाँ की मिट्टी में लवणता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा एक और बात करें, यहाँ पर दो भूवर्गीय भूगर्भीय जल पट्टी भी पाई जाती है, जिनको कि कुबड़ पट्टी व बांका पट्टी बोला जाता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और इस क्षेत्र में लवणता ज़्यादा होने के कारण यहाँ के पानी में फ्लोराइड भी सबसे ज़्यादा है। तो फ्लोराइड के कारण यहाँ पर भी बहुत से जिले प्रभावित हैं, जैसे कि मुख्यतः कौन सा, नागौर। और नागौर के अंदर भी बात करें तो आशाखा गाँव फ्लोराइड से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और अर्ध शुष्क मरुस्थल विभाग का एक और लास्ट और पार्ट बचता है, चौथा पार्ट है इसका लूनी बेसिन। लूनी बेसिन या गोंडवाना क्षेत्र भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर से लूनी नदी निकलती है। तो लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है? नागपाड़ अजमेर से। और नागपाड़ की आपसे पूछ ले कि इसकी हाइट कितनी है, तो लगभग है 795 मीटर इसकी हाइट है नागपाड़ की। और इसके बारे में आगे बात करें, लूनी नदी का अजमेर में सागरमती नाम से भी इसको जाना जाता है। अजमेर जिले के अंदर कि बाड़मेर जिले के बालोतरा तहसील तक इसका पानी मीठा है तथा इसके बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और इसकी मुख्य बात यह आती है कि जब अजमेर के अंदर बारिश होती है ज़्यादा, तो लूनी नदी के कारण बालोतरा नामक स्थान पर बाढ़ आ जाती है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसका अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का यहाँ पर 4 भाग कंप्लीट होते हैं। हमने उसके 4 भाग पढ़ लिए। आगे हम नेक्स्ट भौतिक प्रदेश को अब हम पढ़ते हैं अरावली पर्वतमाला, जो कि हमारा राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अरावली पर्वतमाला को गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। आपको सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं कि अरावली का निर्माण किससे हुआ है। तो अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो यह लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल की इसको मानी जाती है, अरावली की उत्पत्ति। और अरावली के समकालीन कौन सी पर्वतमाला है, तो उसका नाम है अल्पेशियन, जो कि कहाँ पर स्थित है? यूएसए में। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। मैंने आपको बता दिया था कि अरावली किसका भाग माना जाता है? गोंडवाना लैंड का। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं अरावली की आकृति के बारे में। तो अरावली की आकृति तारेनुमा के समान मानी जाती है। मतलब कि अगर हम स्थानीय भाषा में इसकी बात करें तो देहली या आडा पाडा, मतलब थोड़ी कटी फंसी हुई आकृति मानी जाती है अरावली की राजस्थान में, कि इसका भाग थोड़ा बहुत भाग यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, मतलब बीच में एक जैसी सीधी लाइन में नहीं है, थोड़ी तारेनुमा के समान है या फिर देहली आकृति की है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अरावली की शुरुआत कहाँ से होती है। तो अरावली की शुरुआत की बात करें, सबसे पहले अरावली अरब सागर से इसकी नींव स्टार्ट होती है। अरब सागर से अरावली की नींव स्टार्ट होती है। इसी वजह से अरब सागर को अरावली का पिता भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं कि ये धरातल पर कौन सी जगह से आती है। तो अरावली धरातल पर पालनपुर गुजरात से होकर के रायसेन दिल्ली तक जाती है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो लगभग 692 किलोमीटर है धरातल पर। लेकिन हमको ज़रूरत है राजस्थान के अंदर, तो हम इसको राजस्थान के हिसाब से पढ़ेंगे। तो राजस्थान के अंदर अरावली खेड़ ब्रह्मा सिरोही जिले के खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान से चालू होती है और ये झुंझुनू के खेतड़ी सिदाना तक जाती है। तो राजस्थान के अंदर अरावली की टोटल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। आगे आपको एक और बात ये ध्यान रखनी है कि अरावली की सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में माना जाता है, में न्यूनतम विस्तार इसका अजमेर जिले के अंदर है। आपको ये बात भी ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अरावली के मध्य में कौन कौन से जिले आते हैं। तो अरावली के मध्य में अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, ये मुख्यतः जिले आते हैं। और अरावली की औसत ऊंचाई आपको ध्यान रखनी है, कितनी मानी जाती है? लगभग 930 मीटर। आपको ये बात ध्यान में रखनी है।
वर्षा की बात करें अरावली श्रेणी में तो माउंट आबू सिरोही में लगभग 150 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और अरावली की कुल लंबाई मैंने आपको बताई थी कितनी है, 692 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं हम अरावली के विस्तार के बारे में। तो अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बात करते हैं कि अरावली की प्रमुख फसल कौन कौन सी है। तो उत्तरी अरावली के अंदर मुख्यतः खाद्यान्न कौन सी आती है, कौन कौन से पाए जाते हैं, गेहूं व बाजरा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मध्य अरावली की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, ज्वार। और दक्षिणी अरावली की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है, मक्का। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में अरावली का विस्तार कितने जिलों के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में अरावली का लगभग 13 जिलों के अंदर विस्तार है। कितने जिलों के अंदर, 13 जिलों के अंदर। मैं आपको जिलों का नाम बताता हूँ। सिरोही, पाली, अजमेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान, प्रतापगढ़, उदयपुर व डूंगरपुर। ये मुख्यतः 13 जिले हैं जिसके अंदर अरावली का विस्तार है। और आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि अरावली की ऊंचाई व चौड़ाई कम होती है। कब, जब हम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं। तो आपको मुख्यतः ध्यान रखनी है कि दक्षिण पश्चिम के अंदर तो अरावली की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है और मध्य में जाकर वो सकड़ी हो जाती है, जबकि उत्तर पश्चिम में थोड़ी खुल जाती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बात करते हैं कि अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, एक तो उत्तरी अरावली, सेकंड भाग आता है मध्य अरावली और थर्ड भाग आता है दक्षिणी अरावली। तो हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उत्तरी अरावली के बारे में। तो उत्तरी अरावली का विस्तार झुंझुनू के खेतड़ी से जयपुर, अलवर, सीकर व अजमेर के सांवर झील तक आता है। कहाँ से कहाँ तक आता है, झुंझुनू के खेतड़ी से जयपुर, अलवर, सीकर व अजमेर के सांवर झील तक आता है उत्तरी अरावली का विस्तार। और उत्तरी अरावली की पहाड़ियों को शेखावाटी प्रदेश में मालखेत की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। सीकर जिले में खंडाइला व हर्ष की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और अलवर जिले के अंदर इन्हें तोरावाटी की पहाड़ियाँ व जयपुर जिले के अंदर इन्हें बेराट की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है उत्तरी अरावली का। आपको ये बात ध्यान में रखना है। और आपसे पूछे कि उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है। तो आपको ध्यान रखना है उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है लगभग 450 मीटर। आपको ये बात ध्यान में रखना है। और आपसे पूछे कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। उसकी हाइट कितनी है, 1055 मीटर। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बात करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट भाग पढ़ते हैं, सेकंड भाग, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मध्य अरावली। तो मध्य अरावली के अंदर इसका विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार सांवर झील, अजमेर के खंडित भाग, टोडगढ़, अजमेर व राजसमंद तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक, अजमेर से लेकर राजसमंद तक इसका भाग फैला हुआ है। और मध्य अरावली की औसत ऊंचाई की बात करें तो कितनी है, लगभग 550 मीटर। और सबसे ऊंची चोटी की बात करें मध्य अरावली की तो वो कौन सी है, तारागढ़। आगे हम बात करते हैं मध्य अरावली की पहाड़ियों को अजमेर के अंदर मेरवाड़ा की पहाड़ी भी कहा जाता है। अब हम आगे बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तो तीसरे पार्ट के अंदर आता है दक्षिणी अरावली। तो इसके विस्तार की बात करें, इसका विस्तार है अजमेर के टोडगढ़ से लेकर राजसमंद के देवगढ़ से सिरोही तक है इसके विस्तार दक्षिणी अरावली का। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग 900 मीटर इसकी औसत। उदयपुर जिले में अरावली के तस्तरीनुमा विस्तार को गिरबा कहते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और सिरोही जिले में अरावली की ऊंची ऊंची नुकीली संकीर्ण चोटियों को भाखर के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो हमारी अरावली भौतिक प्रदेश यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अंदर हमने तीनों पढ़ लिए, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली व दक्षिणी अरावली। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और हम एक सेपरेट वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर हम
राजस्थान की प्रमुख चोटी कौन कौन सी है, अरावली पर्वतमाला के अंदर कौन सी आती है, वे इसके अंदर प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, वे पठार कौन कौन से हैं, तो वो हम एक वीडियो में कवर करेंगे। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और आपसे पूछे दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उस चोटी का नाम कौन सा है, गुरु सीकर। तो गुरु सीकर कितनी है, उसकी हाइट लगभग 1727। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं तीसरे भौतिक प्रदेश की, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो शुरू करते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को तैतीस सागर का भाग माना जाता है। इसके अंदर बात करें मुख्यतः 4 जिले आते हैं। कौन कौन से, कोटा, बूंदी, झालावाड़ व बारा। इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का 9.6% इसका क्षेत्रफल माना जाता है टोटल राजस्थान के क्षेत्रफल का। और इसके अंदर जनसंख्या की बात करें तो लगभग 13% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और इसकी वर्षा की बात करें लगभग 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बारिश होती है। और इस क्षेत्र में काली मिट्टी का प्रधानता सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और इसकी मुख्य नदी की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में चंबल नदी मुख्य नदी है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, विंध्य पठार व हाड़ौती के पठार। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो विंध्य पठार की बात करें तो दोस्तों राजस्थान के अंदर ये धौलपुर से बांसवाड़ा जिले तक फैला हुआ है। इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। ये एक अवशिष्ट पठारी भाग है। और इसका सेकंड भाग आता है हाड़ौती का पठार, जिसको दक्कन के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसके निर्माण की बात करें, इसका निर्माण कैसा हुआ, तो हाड़ौती के पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप बेसाल्टिक लावा से निर्मित ये दक्कन के पठार का भाग माना जाता है, हाड़ौती के पठार को। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और दक्कन का पठार आपसे पूछ ले कि कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है दक्कन का पठार, तो ये दक्कन का पठार दोस्तों गुजरात में काठियावाड़, महाराष्ट्र में मराठावाड़ व कर्नाटक में मैसूर के पठार के नाम से भी ये जाना जाता है दक्कन का पठार। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इसके अंदर हम आगे बात करते हैं कि राजस्थान में हाड़ौती के पठार के नाम से ये जाना जाता है। और इसका निर्माण कैसे हुआ, यह लावा निर्मित काली मृदा से निर्मित होने के कारण इसका निर्माण हुआ है काली मिट्टी से। काली मिट्टी यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। और इस क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी फसल बोई जाती है, खेती की जाती है, तो फसल कौन कौन सी है, कपास, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अफीम व संतरा यहाँ पर मुख्यतः फसल बोई जाती है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और दक्षिणी पूर्वी पठार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया पठार। उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, 1360 किलोमीटर। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मुख्यतः और यहाँ पर बहुत सारे पठार पड़ते हैं, उनको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि उड़िया का पठार, आबू का पठार, मेसा का पठार जिसके ऊपर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, बोरहाट का पठार, मेसा का पठार, लसाड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार, वो हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, उसको आप वहाँ पर पढ़ लेना। इसमें आगे हमारा एक और भौतिक प्रदेश बच जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसको खाद्यान्न का कटोरे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि करने के लिए क्षेत्र है। यह राज्य के लगभग 23.3% अपने क्षेत्र में फैला हुआ है, राज्य के टोटल क्षेत्रफल का। इसमें जनसंख्या की बात करें तो लगभग 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और मुख्य नदी कौन सी है, बनास। और इसके अंदर औसत वार्षिक वर्षा लगभग 60 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होती है। और इसके अंदर मुख्य जिले कौन कौन से आते हैं, अलवर, दौसा, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर व धौलपुर जिले यहाँ पर मुख्य आते हैं। और इस वाले प्रदेश को भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पहला भाग हमारा आता है माही घाटी का मैदान या छप्पन का मैदान, उसको काठल के मैदान से भी नाम से जाना जाता है। इसकी विस्तार की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ व दक्षिणी उदयपुर, इसके अंदर ये आ जाता है माही घाटी के मैदान के अंदर। और
सेकंड भाग में बांटा गया है काबल के मैदान। तो काबल के मैदान के अंदर प्रतापगढ़ जिला आता है। और तीसरा भाग इसमें बांटा गया है बनास घाटी का मैदान। और इस क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर नदी का पानी अच्छे तरीके से आता है। तो बनास घाटी के मैदान के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? अलवर, भरतपुर, जयपुर और सवाई माधोपुर के साथ साथ टोंक व चित्तौड़गढ़। और इसका चौथा और नेक्स्ट पार्ट बच जाता है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश का चंबल बेसिन। इसके अंदर सर्वाधिक बीड़ भूमि पाई जाती है। इसको महान ब्रह्मस घाटी व डांग क्षेत्र से भी नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर मुख्यतः चित्तौड़गढ़, कोटा, करौली, सवाई माधोपुर व धौलपुर जिले आते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा राजस्थान का भौतिक स्वरूप यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेश को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ा है और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।